नमस्कार प्रिय दोस्तों। SR ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं। एक पार्ट दे रखा है सूचना तकनीकी। उसमें मित्रों आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन, 4 टॉपिक हैं। पहला दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, और इसके बाद में इसके अनुप्रयोग हैं, इसके उपकरण दे रखे हैं, और जो सामाजिक प्रभाव है वो दे रखा है। तो अनुप्रयोग, टूल्स और सामाजिक प्रभाव, ये तीनों टॉपिक आपके अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में आपका बचता है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। ये आज देखने वाले हैं मित्रों। रेट 2023 में निश्चित तौर पर 5 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मित्रों, 10 अंक आपके लिए इस कंपटीशन के ज़माने में बहुत अहमियत रखते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके अच्छे से टॉपिक क्लियर हो सके। देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के आधार में क्या दिया हुआ है। देखिए अच्छे नोट्सों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। आधार का मतलब होता है मित्रों बेस। आधार का मतलब क्या होता है? बेस। यानी ये कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी की जो नींव है वो आपके आधार में सम्मिलित की जाती है। किस प्रकार से इसकी नींव बनी है देखिए। सबसे पहले देखते हैं इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा। क्या परिभाषा निकल कर आती है इसकी? कंप्यूटर या इससे जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं उनका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत करते हैं। चाहे कंप्यूटर हो या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं, सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, जैसे आपके सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनसे मित्रों आंकड़ों की प्राप्ति है, सूचना का संग्रह आदि का निष्पादन करना ही सूचना प्रौद्योगिकी या IT कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा होगी इसकी, ये कह सकते हैं आप। तो इन सभी से ये सामान्य परिभाषाएं याद हो जाएंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले में देखिए कंप्यूटर या इससे जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं किसके अंतर्गत आते हैं? आपके IT के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी में है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, इनके बारे में जानेंगे डिटेल से अपन। इनसे मित्रों आंकड़ों की प्राप्ति करते हैं, सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, और इनका निष्पादन करना ही क्या है? IT कहलाता है। अब देखिए एक मुख्य परिभाषाएं किस प्रकार से बनती हैं इनकी, यह आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में मुख्य जो भाग हैं वो हैं आपके कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मुख्य विषयों की बात की जाए इसमें ICT में, तो कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, मुक्त शिक्षा संसाधन है, डिजिटल शिक्षण सामग्री, शिक्षण संबंधी ऐप्स है, शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण है तथा स्कूल प्रबंधन में ICT की भूमिका। कंप्यूटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, मुक्त शिक्षा संसाधन। आजकल मित्रों क्लास की आवश्यकता नहीं है कि क्लास में बैठकर ही आप पढ़ें। कहीं पर भी आप सफ़र कर रहे हो वहाँ पर भी आप एनी टाइम पढ़ सकते हैं। आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए और स्मार्टफोन होना चाहिए, फिर आप डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण संबंधी बहुत सारे ऐप हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने शिक्षण के कौशल को बढ़ाया जा सकता है इसके माध्यम से। स्कूल का जो प्रबंधन है, स्कूल में जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो इसके माध्यम से संपन्न की जा सकती हैं। अब देखिए इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्षेत्र कौन कौन से हैं सूचना प्रौद्योगिकी में? सबसे पहले क्षेत्रों को शामिल किया गया है E-एजुकेशन। सबसे पहले क्षेत्र दे रखा है E-एजुकेशन। क्या होता है मित्रों ये? अगर इंटरनेट के माध्यम से, E का मतलब होता है इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो वह आपकी शामिल की जाती है E-एजुकेशन के अंतर्गत। जैसे अभी आप प्राप्ति कर रहे हैं,
इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इससे मित्रों मुक्त शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। ई एजुकेशन से मुक्त शिक्षा है, मुक्त शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, जो अभी बताया आपको कि आप कहीं पर भी अध्ययन कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कक्षा में ही शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। डिजिटल शिक्षण सामग्री आने लगी है और जैसे ही आपकी क्लास पूर्ण होती है मित्रों, आपको पीडीएफ में मिल जाती है। इसके माध्यम से पीडीएफ मिल जाती है। कैसे मिलेगी? या तो व्हाट्सएप पर मिल जाएगी आपको, या फिर टेलीग्राम पर है, या अन्य बहुत सारी साइट हैं जिनके माध्यम से आप एक पीडीएफ या नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हाथों हाथ जो ही क्लास संपन्न हुई। तो पहला हो गया आपका ई एजुकेशन। दूसरा देखते हैं इसमें, दूसरा दे रखा है मित्रों ई बैंकिंग। ई बैंकिंग यानी इंटरनेट के माध्यम से बैंक से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं ई बैंकिंग के माध्यम से। बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो रुपए पैसों का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप तुरंत इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं, तो ये ई बैंकिंग क्षेत्र है। इसके अलावा एटीएम देखिए, एटीएम की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है एग्जामों में। याद रखें, एटीएम को वैसे तो सभी जानते हैं, पैसों का जो लेन देन है इसके माध्यम से किया जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको बोलते हैं, ये नाम याद रखें आप, फुल फॉर्म इसकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चौथा पॉइंट दे रखा है मित्रों इसमें आपके क्षेत्र में ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है मित्रों, ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, और शॉपिंग का क्रेज आजकल तो बहुत बढ़ रहा है। विशेषकर लड़कियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, तो ये घर बैठे ही कर सकती हैं, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके माध्यम से की जा सकती है। सभी को पता होगा, बहुत सारे ऐप हैं, साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट है आपकी, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये बहुत सारी साइट हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इससे मन पसंद की वस्तुएं खरीद सकते हैं या मंगवा सकते हैं। तो ई कॉमर्स से मित्रों एक फायदा जरूर मिला है। किसको मिला है? उद्योगों को मिला है। उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, इससे उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है, तो ये याद रखें। ई कॉमर्स के बाद में देखिए मित्रों ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पांचवा पॉइंट है आपका। तो इंटरनेट के माध्यम से सरकार से जुड़ी हुई गवर्नेंस यानी सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं, सूचनाएं हैं, तुरंत प्रभाव से आपको मिल जाती हैं मित्रों, तुरंत प्रभाव से, बिना देरी किए हुए। तो ये फायदा है ई गवर्नेंस का। और छठा है रिसर्च या अनुसंधान। तो बहुत सारे उपकरण इस प्रकार के हैं जो रिसर्च में मदद करते हैं। अनुसंधान या कोई खोज है, उसमें बहुत सहायक होते हैं। डिफेंस, अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे इस प्रकार के उपकरण हैं जो डिफेंस के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं, रक्षा क्षेत्र को। चिकित्सा का क्षेत्र है एक, यहां पर देखिए चिकित्सा का क्षेत्र भी है मित्रों एक। चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी एक्सरे है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा सीटी स्कैन और भी बहुत सारी मशीनें हैं जिनका उपयोग आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 9वां पॉइंट दूर संचार। दूर की जो भी सूचना है, दूर की जो भी सूचना है मित्रों, उसको आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड की बात करें, संसार की बात करें, तो संसार में कोई भी घटना होती है उसकी सूचना आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच जाती है। इसमें माध्यम क्या होते हैं? पहुंचने के लिए माध्यम की तो आवश्यकता पड़ती है मित्रों, और माध्यम क्या रहते हैं? टीवी है आपका, टीवी हो गया, और रेडियो हो गया। इसके अलावा मोबाइल है, और मोबाइल में आपकी बहुत सारी ऐप हैं, फेसबुक है, ट्विटर है। इनके माध्यम से आप तुरंत प्रभाव से जो भी घटना घटी है उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र विशेष हैं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए। आगे देखिए इसमें
क्षेत्रों की बात करते हैं मित्रों, तो क्षेत्रों में लास्ट में पढ़ा आपने दूर संचार, इसमें आपकी आईसीटी भी आ जाती है। आईसीटी, आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप? व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं मित्रों, लगातार बातें चलती रहती हैं। सोशल मीडिया है आपका, सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक ऐप भी है, व्हाट्सएप है आपका, ट्विटर है, मैसेंजर है, इनका इस्तेमाल इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं 10वां, देखिए उपग्रह दे रखा आपका। उपग्रह आपको पता है पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कार्य क्या होता है इनका? यहाँ से जो कंप्यूटर का एक स्टेशन बना हुआ है, उस स्टेशन से उपग्रह के जो प्रक्षेपित किए गए हैं पृथ्वी से बाहर, उनके पास में सूचना भेजी जाती है तरंगों के माध्यम से, और फिर ये उपग्रह यहाँ से उसको तरंगों के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर फैला देते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए आपका मोबाइल है, आपने ले रखा है, एंटीना है, रिसीवर है उसके पास में, उससे उन संकेतों को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप उपग्रह अगर प्रक्षेपित नहीं किए जाते पृथ्वी के बाहर, तो पूरा जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो सिस्टम कार्य ही नहीं करता मित्रों। पूरा कार्य इनके माध्यम से ही हो रहा है। ये पृथ्वी से जो सूचनाएं हैं उनको ग्रहण करते हैं और फिर पूरी पृथ्वी पर इनको फैला देते हैं, ये कार्य करते हैं। समझ में आया होगा। 11वां देखिए एआई, यह इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एआई। जैसे आपका रोबोट, रोबोट जानते हैं सभी, एक मशीनरी है रोबोट। आप जैसे मित्रों मोबाइल चला रहे हैं, आजकल ये सुविधा भी प्रदान है कि आप फेस है, जो आपका चेहरा है उसके द्वारा लॉक लगा सकते हैं, फेस लॉक। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, फिंगरप्रिंट का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसमें मोबाइल और कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है मित्रों व्यवस्था। और ये जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं अनेक प्रकार की, इनका मैनेजमेंट करना, तो ये भी किसके माध्यम से? सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। याद रखें इसको भी। इसके बाद में देखिए क्षेत्रों की बात हो गई। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो शब्द है मित्रों सूचना प्रौद्योगिकी, अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1958 में। कब किया गया? 1958 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर किया गया? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेख में इस शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग किया गया, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के लेख में। तो इतनी बातें ध्यान में रखने के बाद में देखिए मित्रों, बहुत सारे क्षेत्र आपने पढ़े, चाहे बैंकिंग से संबंधित हो, चिकित्सा हो, रक्षा हो, या ई कॉमर्स, गवर्नेंस, अनुसंधान, बहुत सारे क्षेत्रों को आपने पढ़ा। इतने सारे क्षेत्र होंगे मित्रों, तो क्या अपराध नहीं होंगे? जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या वो अपराध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे मित्रों। तो इन क्षेत्रों के कारण अपराध भी बढ़ेगा, अपराध निश्चित तौर पर बढ़ेगा। अच्छे से डायग्राम बनाए गए मित्रों जिससे आसानी से समझ में आए आपके। क्षेत्र बहुत सारे हैं तो अपराध बढ़ेगा, और अपराध बढ़ेगा बढ़ेगा तो क्या सरकार बैठी रहेगी? बिल्कुल नहीं बैठी रहेगी, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी, वो भी इसके खिलाफ एक्शन लेगी। और सरकार ने क्या किया? आईटी एक्ट बना दिया इसके लिए। क्या बना दिया? आईटी एक्ट, एक अधिनियम पारित कर दिया 17 अक्टूबर 2000 को। याद रखें इसकी डेट, 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट लागू कर दिया, जिसमें 13 अध्याय और 94 धाराएं थी जो इन अपराधों को काबू में कर सके।
समझ में आ गया होगा। बहुत ही बारीकी चीज़ है, ये याद रखें। 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट लागू किया गया। इसमें 13 अध्याय 94 धाराओं को शामिल किया गया था। अब देखते हैं मित्रों, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। और यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है। आधार में मित्रों पहला जो शामिल करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। और दूसरा आपका रहेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तीसरा इसमें रहेगा दूर संचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी। और इससे आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी का आधार है वो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको। हार्डवेयर जो कंप्यूटर के बाहरी आवरण है, जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सभी भागों को हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। और सॉफ्टवेयर में मित्रों आंतरिक भागों को शामिल किया जाता है, कंप्यूटर के आंतरिक भागों को। तो ये टॉपिक में आगे डिटेल से पढ़ते हैं हम। सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए मित्रों, परिचय में आपका कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। ये इतना पढ़ लें काफी है मित्रों आपके लिए। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान हो, व्यापार, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है। विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र, इंटरनेट का प्रभाव इतना जबरदस्त रहा है कि इसने एक नए युग, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, सभी की आसानी से समझ में आ जाएंगी। मानवता के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। जो भी विकास हुए मानवता का, उनके सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाया है तथा बहुत से असंभव कार्यों को भी संभव बनाया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आर्थिक स्थिति को, जैसे मित्रों एक कार का निर्माण करना है, एक कार का निर्माण करना है, तो उस कार को जैसे 1000 कार एक दिन में इस टेक्निक के द्वारा आप तैयार कर सकते हैं। और उन्हीं में अगर व्यक्तियों को लगा दिया जाए, बहुत सारे व्यक्तियों को, तो एक कार में ही महीनों लग जाते हैं। तो ये फायदा है, आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये कंप्यूटर। डेफिनेशन की बात करें इसकी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट, याद रखें इसको, पूछा जा सकता है। उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। और इस कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या है? गणना या गिनती करना। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था। किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 80% से अधिक कार्य गणितीय या फिर सांख्यिकी प्रकृति का नहीं होता है। अतः कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति यानी डिवाइस के रूप में परिभाषित करना और इसके 80% कार्य को उपेक्षित करना है। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति एवं मेमोरी का भंडार होता है तथा पलक झपकते ही यह निर्देशों की पालना कर सकता है। गणना करने की कंप्यूटर में कैपेसिटी होती है, तार्किक शक्ति है और मेमोरी का भंडार होता है। तार्किक शक्ति, जैसे तार्किक शक्ति किसको कहेंगे मित्रों? तर्क के आधार पर अपना डिसीजन ले सके, मेमोरी में उसको फीड कर सके, उससे संबंधित गणना कर सके, ये विशेषताएं होती है इसकी। यह आपका कंप्यूटर है। और इससे संबंधित
जुड़ी हुई बातें देखिए। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े यानी रो डाटा सूचनाओं, आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम यानी इनपुट्स होते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े, सूचनाएं, आंकड़ों आदि क्या होते हैं? इनपुट्स। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होगी। अब तालिका बनाएंगे कैसे मित्रों? यह आप सभी को पता है कि रोल नंबर भी हमारे पास में होने चाहिए, उसका नाम है, कक्षा का नाम, कौन सी कक्षा में, विषय कौन सा है, प्राप्तांक कितने आए, तो ये जानकारी होगी और ये इनपुट्स होंगे मित्रों आपके। इन्हीं जानकारियों को अपरिष्कृत आंकड़े कहा जाता है या फिर इनपुट्स इनको बोले सकते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। विशिष्ट भाषा में, कंप्यूटर की एक अलग से भाषा होती है, उसमें अगर लिखे गए निर्देश हैं तो उन समूहों को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन प्रोग्रामों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहां भी हम अंक तालिका का उदाहरण लेते हैं। अंक तालिका निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर भरना है, फिर नाम, फिर कक्षा और फिर अगले निर्देशों के अंतर्गत विषय वार प्राप्तांक भरने हैं। उसके बाद में वह प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्तांकों का योग कर देगा, उसके प्रतिशत निकाल देगा, श्रेणी है, वरीयता क्रमांक है आदि जानकारियां आपको दे देगा, हाथों हाथ दे देगा मित्रों। इस प्रकार के ऐप उसमें पहले से फीड किए जाते हैं तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें। और देखिए, अर्थपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे परिणाम हैं जिनसे कोई अर्थ निकलता हो तथा वे उपयोगी हों। अर्थपूर्ण सूचनाएं अव्यवस्थित, एकाकी, मूल आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। उदाहरण के लिए अंक तालिका में जब परिणाम के रूप में प्राप्तांकों का योग हो, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता क्रमांक आदि निकालते हैं तो इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहा जाता है। इसके बाद में आता है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। पूरी डिटेल से जानकारी आपके पास में होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे मित्रों, अच्छे से पढ़ ले इनको। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है, अतः सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग, आकार तथा उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। अनुप्रयोग, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण देखिए 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर। यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करता है। भौतिक डाटा जैसे आपका ताप है, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रवों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रवों के जो प्रवाह है उन पर कार्य करता है मित्रों एनालॉग कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहां किया जाता है जहां इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एवं विज्ञान के क्षेत्रों में। एनालॉग संकेत सतत होते हैं, कंटिन्यूस, लगातार। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। किस किस में काम में आती है देखिए एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर है, स्पीड को जांचने के लिए। घड़ियां हैं, विद्युत का मीटर है, थर्मामीटर है, वोल्टेज मीटर है आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं। तो ये याद रखें मित्रों, पूछा जाएगा एनालॉग कंप्यूटर के निम्न में से उदाहरण कौन कौन से हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। एनालॉग संकेत होते हैं किस प्रकार के? सतत, कंटिन्यूस। भौतिक राशियों का मापन करने के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाएंगे मित्रों, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर यह उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं,
डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। बाइनरी डिजिट आपके क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। 0 और 1 कंप्यूटर इन्हीं को पढ़ता है। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। यह कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटरों से होता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत यानी डिसकंटिन्यूस होते हैं, लगातार संकेत नहीं मिलते हैं। इसके कारण ये देखिए इस प्रकार से संकेत मिलते हैं मित्रों। इसके लगातार संकेत नहीं मिलते हैं, लगातार मिलते हैं एनालॉग में। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश देखने को मिलता है। इसलिए यह कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रियाएं करने का भी कार्य कर सकते हैं। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां यह रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण करके और फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये मित्रों 2-3 पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे पूरा टॉपिक। आगे बहुत सारा है, बहुत सी डिटेलें आपको बताई जाएंगी प्रत्येक की। आज के लिए बस इतना ही, छोटे छोटे पार्ट में होगा मित्रों, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा और उतना आप रोज याद भी कर लें कि इतना तो छोड़ना ही नहीं है मेरे को, इतना तो पढ़ूंगा ही मैं, उसके बाद में ही और काम करूंगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ 30 मिनट का, 35 मिनट का या 1 घंटे से नीचे का वीडियो रखता हूँ, जिससे आप एक दिन में साथ में कवर कर सकें। और एक समय ऐसा आएगा मित्रों कि आपके पूरे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। बहुत सारे मित्रों के मन में ये ख्यालात रहते हैं कि ये सर पढ़ा रहे हैं, इतने में हमारा कवर हो जाएगा। अगर ऐसी ही बातें रखी गई मित्रों माइंड में, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक निश्चित टारगेट लेते हैं कि हाँ इतने में से आ जाएगा। अगर 80% भी इसमें से आता है मित्रों, 80% भी आता है, इतना कवर कर लिया आपने, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भटकते रहेंगे जगह जगह तो फिर भटकते ही रहेंगे, कुछ नहीं हो सकेगा आपका। जितने हैं उतने से भी चले जाएंगे। एक जगह पर टिक कर पढ़ें, चाहे कोई भी चैनल हो, कोई भी चैनल एक ज्वाइन कर लें आप, इधर उधर भटके नहीं मित्रों। आपके फायदे की बात है, बाकी तो देखिए सभी सिंसियर हैं आजकल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।